मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्ता कौमुदीयं विरच्यते। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। हम लोग कारक प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें अभी तृतीया विभक्ति के अर्थ का निश्चय किया जाएगा। तृतीया विभक्ति का क्या अर्थ होता है, तो उसके लिए पाणिनि जी ने सूत्र बनाया कर्तृकरणयोस् तृतीया। कर्तृकरणयोस् तृतीया सूत्र के द्वारा यह पता चलता है कि तृतीया विभक्ति का कर्ता और करण अर्थ है। तो अब प्रश्न होगा कि कर्ता किसको कहते हैं तथा करण किसको कहते हैं। आज की कक्षा में सबसे पहले कर्ता क्या है इसको हम लोग जानेंगे। तो कर्ता क्या है इसको बतलाने के लिए पाणिनि जी ने सूत्र बनाया स्वतंत्रः कर्ता। स्वतंत्रः कर्ता, यह जो सूत्र है तो यह कर्तृ संज्ञा का विधान करने वाला है। कर्तृ संज्ञा इस सूत्र के द्वारा होती है। सूत्र में देखिए दो पद हैं, कर्ता स्वतंत्रः, यह प्रथमा के एक वचन का रूप है। कर्ता, ये भी प्रथमा के एक वचन का रूप है। कर्तृ शब्द में कर्ता ऐसा पद बनता है। कर्ता यह जो पद है यह संज्ञा बोधक पद है और स्वतंत्रः यह संज्ञी बोधक पद है। तो स्पष्ट है कि इस सूत्र में संज्ञा बोधक दल भी है, संज्ञी बोधक दल भी है। अतः यह सूत्र संज्ञा सूत्र है। संज्ञा सूत्र का लक्षण हम लोग जानते ही हैं, संज्ञी बोधकत्वम संज्ञा सूत्रत्वम। जो संज्ञा और संज्ञी का बोधक हो ऐसे सूत्र को हम लोग संज्ञा सूत्र कहते हैं। तो यह भी स्वतंत्रः कर्ता, ये जो सूत्र है यह संज्ञा सूत्र है और इसके द्वारा कर्तृ संज्ञा का विधान किया जा रहा है। देखिए ये जो सूत्र है तो यह कारके के अधिकार में पठित है। इसके पहले एक सूत्र है कारके। तो कारके का अधिकार स्वतंत्रः कर्ता इस सूत्र में आता है। कारक का मतलब क्या होता है, तो कारक का मतलब होता है क्रिया का जनक। कारक शब्द का अर्थ है क्रिया जनकत्वम। क्रिया जनकत्वम कारकत्वम है। तो क्रिया का जो जनक होता है, क्रिया का जो उत्पादक होता है, उसी को हम कारक कहते हैं। तो बहुत सारे कारक हैं जो क्रिया के जनक है, मतलब जो भी क्रिया का उत्पादक है, जनक है, उस सब को हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। कितने कारक हैं तो हम लोग जानते हैं कि 6 कारक होते हैं। कर्ता कर्म च करणं च संप्रदानं तथैव च अपादानाधिकरणम इत्याहु कारकाणि षट्। इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं कारके सूत्र में। तो ये कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, ये 6 कारक होते हैं। ये सभी कारक क्रिया के जनक हैं, तभी तो इनको कारक कहते हैं। तो क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, क्रिया के जनक को कारक कहते हैं और ये 6 के 6 क्रिया के जनक हैं। इनमें से जो स्वातंत्रेण विवक्षित होता है ऐसे कारक को कर्ता कहते हैं। लिखा देखिए स्वतंत्रः कर्ता, तो कारक ही आया। कारक में क्रिया आ रहा है कि नहीं जी? तो कारक शब्द से ही, कारक के अधिकार से ही क्रिया का लाभ हो जाएगा। इसीलिए वृत्ति में लिखा क्रियायाम, ऐसा लिखा है क्रियायाम स्वातंत्रेण विवक्षितोऽर्थः कर्तृसंज्ञक स्यात्, ऐसा कहा। तो क्रियायाम ये जो वृत्ति में दिखता है, वृत्ति ऐसी है क्रियायाम
तो स्वातंत्रेण विवक्षितः। क्रियायाम स्वातंत्रेण ऐसा वृत्ति है। तो ये क्रियायाम का लाभ कहां से हुआ? तो कारके इस अधिकार के द्वारा ही क्रियायाम का लाभ वृत्ति में हुआ है। कैसे? तो कारक का मतलब है क्रियाजनक, उसमें क्रिया आ गई कि नहीं? तो क्रिया मिल गए क्रियायाम। यहां एक तो ये तरीका बताया। दूसरा क्या है? कारके आ रहा है, कारक शब्द का ही अर्थ है क्रिया। कारक शब्द का अर्थ क्या है? क्रिया। कैसे निकलेगा? तो करोति कर्तृ कर्मादि व्यपदेशान इति कारकम, अर्थात क्रिया। तो जो ये करता है, यह कर्म है, यह करण है, इस प्रकार का व्यवहार किसके द्वारा हम करते हैं? क्रिया के द्वारा ही करते हैं। अतः क्रिया का मतलब है कारक। करोति, जैसे देवदत्तः ओदनम पचति, तो ये पचति ये पद सुनाई दे रहा है, जिससे पाकक क्रिया का बोध होता है। तो पाकक क्रिया का कर्म कौन है? तो कहा ओदन कर्म है। पाकक क्रिया का कर्ता कौन है? तो देवदत्त करता है। पाकक क्रिया में करण कौन है? तो कहे काष्ठैहि पचति, तो काष्ठ करण है। अधिकरण कौन है? तो कहे स्थाली में पका रहा है, तो स्थाली अधिकरण हो गया। अब पाक गायब हो जाए तो ना तो ये देवदत्त करता रहेगा, ना तो यह काष्ठ करण रहेगा, ना ही स्थाली अधिकरण हो पाएगा। तो इससे क्या समझ में आया कि चाहे कर्ता हो, चाहे कर्म हो, चाहे करण हो, ये सभी व्यवहार का जनक कौन है? क्रिया है। तो करोति कर्तृ कर्मादि व्यपदेशान इति कारकम इत्युक्ते क्रिया। तो कारक शब्द का ये व्युत्पत्ति सब कारक के सूत्र में बताया जा चुका है, विशेष वहीं देख सकते हैं। तो कारक का अर्थ हो गया क्रिया, और सप्तमी है तो उसका अधिकार आया, तो कारके का अर्थ क्या है? क्रियायाम। तो बात समझ आ गई? तो वृत्ति में जो क्रियायाम दिख रहा है, इस क्रियायाम का लाभ कैसे हुआ? कारके इस अधिकार से हुआ। वो दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो कारक का मतलब है क्रियाजनक, उसमें क्रिया विशेषण है, तो क्रिया का लाभ हो गया, ऐसा कह सकते हैं। अथवा करोति कर्तृ कर्मादि व्यपदेशान संपादयति, ऐसी जब व्युत्पत्ति कारक शब्द की करेंगे तो उस कारक का मतलब होता है क्रिया, और सप्तमी जोड़ देंगे, कारके में है सप्तमी, तो वही क्रिया से जोड़ दिए तो कारके का अर्थ हो गया क्रियायाम। तो ये क्रियायाम जो है अधिकार के द्वारा। स्वतंत्र सूत्र में दिख ही रहा है, तो स्वातंत्र ऐसा आ गया, स्वातंत्रेण। एक बात और दिखती है वृत्ति में, क्रियायाम स्वातंत्रेण विवक्षितः लिखा, विवक्षितोऽर्थः। ये वृत्ति का स्वरूप ही अभी हम बतला रहे हैं कि वृत्ति कैसे बनी। तो वृत्ति में जो क्रियायाम दिख रहा है वह कारके के अधिकार से आ गया। स्वतंत्र पद है ही, उसी का अर्थ लिख दिया स्वातंत्रेण। एक पद दिखा विवक्षितोऽर्थः, ये कहां से आ गया? तो हम कारक पढ़ रहे हैं, और कारक के विषय में नियम हम लोग को मालूम है कि सभी कारक विवक्षा के अधीन होते हैं। कहा जाता है विवक्षातः कारकाणि भवन्ति, विवक्षातः कारकाणि भवन्ति। जो कारक हैं वो विवक्षा के अनुसार होते हैं। विवक्षा मतलब वक्तुम इच्छा, तो वक्ता के कहने की जो इच्छा है उसी को विवक्षा कहते हैं। तो कोई भी कारक फिक्स नहीं है कि ये कारक करता ही रहेगा अथवा यह कर्म ही रहेगा, ऐसी कारक में कोई निश्चितता नहीं है, मतलब निश्चित रूप से कुछ फिक्स नहीं रहता है। जैसे कहते हैं कि गाय है, अब गाय हमारे लिए भी गाय है, आपके लिए भी गाय है, इनके लिए भी गाय। तो गौ तो सबके प्रति गौ ही होती है, किसी के लिए वह अगौ नहीं होती है, गौ से भिन्न। गौ सर्वम प्रति गौरेवा नहीं कंचित प्रति अगौ भवति। गाय तो सबके लिए गाय ही होती है, किसी के प्रति वह अगाय नहीं होती है। तो ऐसा जो कारक में नहीं है कि वो सबके प्रति
करता ही रहेगा ऐसा नहीं है, सबके प्रति एक जगह करण हो गया तो करण ही रहेगा ऐसा नहीं है। कारक कैसे होते हैं? विवक्षातः कारकाणि भवन्ति। इस भाष्य वचन के अनुसार कारक क्या होते हैं? विवक्षा के अधीन होते हैं। जब वक्ता चाहता है कि मैं इसको कर्ता के रूप में कहूं तो जो है कर्ता हो जाता है। जब वह चाहता है कि इसका करण के रूप में व्यवहार किया जाए तो उसको क्या होता है? वो करण हो जाता है। हम उदाहरण देते हैं, हम अगर ये कहना चाहते हैं कि लकड़ियों से भोजन पकाता हूं, मैं लकड़ियों से भोजन पकाता हूं, जब ये कहने की इच्छा होगी तो ये लकड़ियां क्या बन रही हैं? उसमें साधक होने से, साधकतम होने से करण हो जा रही है। हमारे घर में तो लकड़ियां खाना बनाती हैं, आपके यहाँ गैस बनाता होगा, तो लकड़ियां बनाती हैं तो लकड़ी की केन रूपेण विवक्षा हो गई, कर्तृत्वेन विवक्षा हो गई है। अतः वो काष्ठानि पचंती ये होगा, और जब लकड़ियों से पकाता हूं तो काष्ठै ही पचामी, ऐसा प्रयोग होगा। तो ये कारक जो है विवक्षा के अधीन होते हैं। तो इस वचन के अनुसार ही ग्रंथकार ने दिया विवक्षितो अर्थः। तो क्रियायाम स्वातंत्रेण विवक्षितो अर्थः कर्ता स्यात्। कर्ता तो दिख ही रहा है सूत्र में, कर्ता और सर्वम वाक्यम क्रियायाम परिसमाप्यते। इस नियम के अनुसार स्यात् इस क्रियावाचक पद का हमने अध्यार कर लिया तो हमारी वृत्ति बन के तैयार है। क्रियायाम स्वातंत्रेण विवक्षितो अर्थः कर्ता स्यात्। इतना बात वृत्ति समझ आ गई कैसे बनी, ये हम लोग समझ गए। अब इसको ठीक से इसका अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। अभी तो इतना ही हम लोगों ने समझा है कि ये वृत्ति बनी कैसे, वृत्ति में इतने पद दिख रहे हैं, ये आए कैसे? क्योंकि नियम क्या है? सूत्राधीना वृत्ति ही। वृत्ति तो सूत्र के अधीन होती है। अब वृत्ति में इतने सारे पद देख करके संदेह हो सकता है, सूत्र में केवल 2 पद और वृत्ति में जो है ये 5-6 पद दिख रहे हैं, तो अधिक पद कहाँ से आ गए, ऐसा संदेह हो सकता है। इसलिए हमने बताया कि इन वृत्ति में जो पद दिख रहे हैं, चाहे क्रियायाम हो, चाहे विवक्षित अर्थ हो या स्यात् हो, इन सब का लाभ कैसे हुआ ये सब हम लोगों ने भी सीखा। तृतीयांत कैसे हुआ, वो विवक्षित ऐसा तो बता रहे हैं। तो इतना अभी समझा गया, स्वतंत्र शब्द से ही स्वातंत्रेण ऐसा जो है बन गया, उसी से ही लब्ध हुआ है। तो ये वृत्ति हो गई। क्रियायाम स्वातंत्रेण विवक्षितो अर्थः तो वृत्ति अभी हम लिखे रहने देते हैं। क्रियायाम स्वातंत्रेण विवक्षितो अर्थः कर्ता स्यात्। क्या अभिप्राय है? तो देखो क्रियायाम अभी दिख रहा है, थोड़ा सा अधूरा सा लगता है, यहाँ थोड़ा सा जोड़ना पड़ेगा इसको समझने के लिए। क्या जोड़ना होगा? तो क्रिया के उत्पत्ति में ऐसा करना है। क्रियायाम जननीयायाम, जननीयायाम ऐसा करना है। क्रियायाम जननीयायाम, क्रिया को उत्पन्न करने में, ठीक है ना? केवल क्रियायाम कहने से पूरा अर्थबोध नहीं हो रहा है, इसलिए वहां एक शब्द जोड़ना है जननीयायाम। तो क्रियायाम जननीयायाम मतलब क्रिया के उत्पत्ति में, क्रिया को उत्पन्न करने में जो स्वातंत्रेण विवक्षित है। क्या अभिप्राय है, इसको समझने का प्रयास करो। देखो, देवदत्तः काष्ठैः स्थाल्याम ओदनम पचति। हम वाक्य लिख देते हैं। चैत्रः काष्ठैः स्थाल्याम ओदनम पचति। ठीक है। अब यहां देखो, काष्ठ भी कारक है, स्थाली भी कारक है, ओदन भी कारक है और चैत्र भी कारक है। चैत्रः काष्ठैः स्थाल्याम ओदनम पचति, ये वाक्य गए। अब बताओ कि अगर चैत्र में कोई क्रिया ना हो तो लकड़ियां से अपने आप भोजन पकने लगेगा? यद्यपि पाक करना है, पचती से पाकक क्रिया का बोध हो रहा है, उस
पचती से जो पाकक क्रिया का बोध हो रहा है, उस पाकक क्रिया के उत्पत्ति में क्रियायाम जननीयायाम, तो पाकक क्रियायाम जननीयायाम, पाकक क्रिया के उत्पत्ति में ये काष्ठ स्वतंत्र है क्या? देवदत्त ना चाहे कि वो कुछ करे तो काष्ठ अपने आप भोजन को तो नहीं पका देंगे, तो वो स्वतंत्र नहीं है। यद्यपि काष्ठ का व्यापार होता है, काष्ठ नहीं रहेगी, वो जलेगी नहीं तो भोजन नहीं पकेगा, किंतु काष्ठ में स्वतंत्रता नहीं है। काष्ठ में वो ज्वलनक क्रिया कब होगी? काष्ठ में जो क्रिया है वो किसके अधीन है? देवदत्त की जो क्रिया है उस क्रिया के अधीन है काष्ठ की क्रिया। उसी प्रकार स्थाली, आप बैठे रहिए, स्थाली अपने आप, स्थाली मतलब पात्र, अभी की भाषा में कुकर समझ लीजिए, जिसमें हम भोजन पकाते हैं, तो वो पात्र अपने आप भोजन नहीं पका देगा ना। तो देवदत्त जब चैत्र है वो उठेगा, उसमें चावल डालेगा, उसको धुल करके से बंद करके ढक्कन उसका रखेगा आग में, तब वो जो है भोजन पकाएगा। तो काष्ठ उसी प्रकार ओदन, वो अपने से तो विकृति उसमें हो नहीं जाएगी। तो इसका मतलब क्या है? अन्य जो कारक है, कर्ता को छोड़ के और जितने कारक हैं, वो उन कारकों का जो व्यापार है वो क्रिया का जनक तो है, किंतु वह व्यापार कर्ता के व्यापार के अधीन है। बस में आ गया? वह कर्ता के व्यापार के अधीन है। स्वतंत्र काष्ठ का ऐसा व्यापार नहीं है कि जो पाक को उत्पन्न करे। काष्ठ का व्यापार कर्ता के व्यापार के अधीन है। स्थाली का व्यापार चैत्र के व्यापार के अधीन है। ओदन का व्यापार चैत्र के व्यापार के अधीन है। तो क्या हम लोगों ने जाना कि इसका व्यापार जो है स्वातंत्रेण विवक्षित, ये स्वतंत्र है। स्वातंत्रेण विवक्षित कौन है? पाकक क्रियायाम जननीयायाम, पाकक क्रिया के उत्पत्ति में स्वातंत्रेण काष्ठ विवक्षित है क्या? नहीं है। काष्ठ स्वतंत्र नहीं है, स्थाली स्वतंत्र नहीं है, ओदन स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र कौन है? चैत्र है। तो स्वातंत्रेण चैत्र है, अतः स्वतंत्र भूत जो चैत्र है उसकी क्या हो जाएगी? कर्ता संज्ञा हो जाएगी, कर्तृ संज्ञा हो जाएगी। देखो स्वतंत्र कर्ता का था ना, स्वतंत्र कर्ता, तो क्रियायाम आ गया, तो क्रियायाम जननीयायाम यह स्वतंत्र। अभी विवक्षित अर्था का तात्पर्य बताएंगे, इसको भी छोड़ दी। अभी इतना ही, क्रियायाम आ गया और जो है कर्ता है ही, तो अर्थ कर दिए क्रियायाम जननीयायाम स्वतंत्र कर्ता स्यात्। क्रिया के उत्पत्ति में जो स्वतंत्र होगा, अभी तृतीयांत भी कहने की जरूरत नहीं है। क्रियायाम जननीयायाम यह स्वतंत्र, तो जो कारक स्वतंत्र है, क्रिया के उत्पत्ति में जो कारक स्वतंत्र है, किसी दूसरे, स्वतंत्र मतलब किसी दूसरे के अधीन नहीं। स्वतंत्र का मतलब यही कि क्रिया के उत्पत्ति में यह कारक स्वतंत्र, जो कारक स्वतंत्र है वह स्वतंत्र कारक ही क्या होता है? कर्तृ संज्ञक होता है। उसी की स्वतंत्र कारक की कर्तृ संज्ञा इस सूत्र से होती है। हमने देखा कि चैत्र काष्ठ स्थाल्याम ओदनम पचती में ये काष्ठ, स्थाली, ओदन, ये सब कारक हैं, वो स्वतंत्र नहीं है। पाकक क्रिया की उत्पत्ति में वो चैत्र के अधीन है। चैत्र चाहेगा तो उनका उपयोग करेगा, नहीं चाहेगा तो नहीं करेगा। तो क्रिया, पाकक क्रिया की उत्पत्ति में ये सब स्वतंत्र नहीं है, चैत्र स्वतंत्र है। तो पाकक क्रियायाम जननीयायाम, पाकक क्रिया के उत्पत्ति में स्वतंत्र कहा चैत्र, अतः चैत्र कर्तृसंज्ञको भवति। बात समझ आ गई? इतना तो समझ में आ गया। अब ये विवक्षित अर्थः क्यों दिया गया है? तो कहे देखो, एक प्रयोग होता है स्थाली पचती। क्या प्रयोग होता है? स्थाली पचती, ऐसा प्रयोग होता है। काष्ठानि पचन्ति, स्थाली पचती काष्ठानि पचन्ति। अब ये स्थाली की जो है कर्तृ संज्ञा अभी नहीं हो पाई। अगर ये विवक्षित अर्थः को ना रखें तो स्थाली की, काष्ठ की क्या नहीं हो पाएगी? कर्तृ संज्ञा नहीं हो पाएगी। क्यों? अभी ये नहीं है, समझ जाइए। क्या अर्थ है? क्रियायाम जननीयायाम स्वतंत्र कर्ता स्यात्, कि क्रिया के उत्पत्ति में जो स्वतंत्र होगा वो क्या होगा? वो कर्ता होगा। तो बताओ, ये चैत्र तो हो जाएगा,
लेकिन अब बताओ स्थाली पचती में स्थाली स्वतंत्र नहीं है ना, है? स्थाली स्वतंत्र थोड़ी हो, अपने से तो नहीं करेगी, अगर यहाँ नहीं कर रही है तो वहां कर देगी, ऐसा थोड़ी है? तो स्थाली स्वतंत्र नहीं है, काष्ठ जो स्वतंत्र नहीं है, इसलिए स्थाली पचती में स्थाली का जो है कर्तृत्व नहीं हो पाएगा, कर्तृ संज्ञा नहीं हो पाएगी, काष्ठ की कर्तृ संज्ञा नहीं हो पाएगी। ये तो काष्ठ कर्ण बनेगा, स्थाली अधिकरण बनेगा, ये कर्ता कैसे बनेगा? तो ये बन नहीं पा रहे हैं। इसलिए ग्रंथकार ने विवक्षातः कारकाणि भवन्ति सिद्धांत के अनुसार क्या लिखा? विवक्षितो अर्थ, स्वतंत्र हो ये जरूरी नहीं है, स्वातंत्रेण विवक्षित हो, है? उसको स्वतंत्रेण वक्ता को कहने की इच्छा हो तो स्वातंत्रेण यदि विवक्षित हो जाएगा तो उसकी उस कारक की कर्तृ संज्ञा हो जाएगी। स्थाली स्वतंत्र नहीं होता है, चैत्र के बिना स्थाली जो है अपने से काम नहीं करेगा, लेकिन हमारी विवक्षा हो गई, जिसे हमने अभी बताया कि भाई आपके यहाँ तो कुकर भोजन बनाता है, हमारे यहाँ तो स्थाली बनाती है, तो स्थाली बनाती है कह रहे हैं, तो स्थाली की अभी कर्तृत्वेन विवक्षा हमारी हो गई, स्थाली की कर्तृत्वेन विवक्षा हो गई, इसलिए जो स्थाली कर्ता बन जाएगा। आपके यहाँ तो गैस भोजन बनाता है, हमारे यहाँ तो लकड़ियां ही बनाती है, काष्ठ ही भोजन बनाता है, तो क्या हो गया? काष्ठ की अभी कर्तृत्वेन विवक्षा, कर्ता स्वतंत्र नहीं है वो, लेकिन स्वातंत्रेण उसकी विवक्षा हो गई है, अतः स्वातंत्रेण विवक्षा हो जाने के कारण काष्ठ की भी कर्तृ संज्ञा हो जाएगी, जिससे काष्ठानि पचन्ति, स्थाली पचती इत्यादि प्रयोगों की उत्पत्ति हो जाती है। इनकी सिद्धि के लिए ही क्या कहा? विवक्षितो अर्थः, ऐसा कहा, उस रूप में वो विवक्षित हो, बस में आ गई, तो विवक्षित तो है ही, तो इसलिए यहाँ पर उसकी कर्तृ संज्ञा हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं हो। यह सामान्यतया हम लोगों ने पढ़ा। इसमें एक बात और हम विचार करेंगे, इसके बाद आगे का सूत्र पढ़ेंगे। ये जो स्वातंत्र कहा है ये क्या है? एक तो हमने पढ़ लिया स्वतंत्र मतलब किसी के अधीन ना होना, इसको भी लेकर के अभी जितना हमने पढ़ा उसमें कोई दिक्कत नहीं आई है कि स्वतंत्र मतलब किसी दूसरे के अधीन ना होना, यही स्वतंत्र है। और तेन रूपेण स्थाली की विवक्षा, काष्ठ की भी विवक्षा हो गई, उसकी भी कर्तृत्व की सिद्धि हो जाएगी, वो भी कर्ता बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आए। अब जो है एक दूसरा देखो, ये हटा देते हैं, हाँ वृत्ति लिखे रहने देते हैं। अभी एक दूसरा देखिए कि स्वतंत्र, स्वातंत्र क्या है? स्वातंत्रेण विवक्षिता कहा, तो स्वातंत्र क्या है? उस पर नव्य लोग जो है परिष्कार करते हैं कि स्वातंत्र क्या है, तो हम कहेंगे धात्वर्थ व्यापाराश्रयत्वम् ठीक है ना जी, यही स्वातंत्र्य है। धात्वर्थ व्यापाराश्रयत्वम्, क्या अभिप्राय है इसको भी समझ लेते हैं। तो धातु के दो अर्थ होते हैं, फल और व्यापार, ये हम लोग जानते हैं। कोई भी कहते हैं गम धातु का क्या अर्थ है, तो कहे संयोगानुकूल व्यापार। पच धातु का अर्थ क्या है? विकलित अनुकूल व्यापार। तो धातु के दो अर्थ हैं, फल और व्यापार, ये दो जो है धातु के अर्थ होते हैं। फल और व्यापार ये दोनों धातु के अर्थ हैं, ठीक है ना, धात्वर्थ में फल और व्यापार। इनमें से जो व्यापार रूपी अर्थ है, वो व्यापार जिसमें रहेगा उसी को क्या कहेंगे? स्वतंत्र कहेंगे। धात्वर्थ व्यापाराश्रयत्वम् स्वातंत्र्यम्। अब देखो धात्वर्थ व्यापाराश्रयत्वम् में चैत्रः पचति, चैत्रः ओदनं पचति, चैत्रः ओदनं पचति में देखो धातु क्या है? पच धातु। पच धातु का भी दो अर्थ होगा, फल व्यापार। फल क्या है? विक्लित्ति। क्या है? विक्लित्ति मतलब मृदु करना, उसको मुलायम कर देना, तो विक्लित्ति फल है। और फिर उसको और उसके अनुकूल जो विक्लित्ति हो जाए उसके लिए हम बहुत सारे व्यापार करते हैं, जो क्रिया करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, वो सब क्या है? वो सब व्यापार है। अब बताओ ये जो करछुल से चलाना है उसको पका कि नहीं पका ये देखना है,
आग ठीक जल रही है कि नहीं जल रही है उसको व्यवस्थित करना है, ये सब व्यापार है। विकलिति का जनक व्यापार है। वो व्यापार किसमें रहता है? चैत्र में रहता है। अतः चैत्र स्वतंत्र। बात सुना गई? तो धात्वर्थ जो व्यापार उसका जो आश्रय होगा वही क्या होगा? स्वातंत्र होगा। ऐसा धात्वर्थ व्यापार आश्रयत्वम, ये इस प्रकार का स्वातंत्र का लक्षण करते हैं। यहाँ पर भी स्वातंत्रेण विवक्षितः कहा है, तो क्या समझना है कि अभी देखो धात्वर्थ व्यापार आश्रयत्वेन स्वातंत्र्य हो गया, तृतीया उसमें जोड़ देंगे तो क्या अर्थ हो जाएगा? धात्वर्थ स्वातंत्र्य का अर्थ क्या हो जाएगा? धात्वर्थ व्यापार आश्रयत्वेन। क्रियायाम के बाद जननीयायाम तो रहेगा ही, तो क्रियायाम जननीयायाम धात्वर्थ व्यापार आश्रयत्वेन विवक्षितो अर्थः कर्ता स्यात्। ऐसा जो है अर्थ जो है इन नव्यों की रीति से बनेगा। हमेशा क्यों ऐसा कहना है? तो स्वातंत्र बल कहने से नहीं काम चलेगा, विवक्षिता इस पक्ष में भी जरूरी तो है ही, नहीं तो वही समस्या स्थली पचती। तो विकलित अनुकूल जो व्यापार है वो सारा व्यापार स्थाली में रहता है ऐसा तो नहीं है। तो विकलित अनुकूल व्यापार का आश्रयत्वेन स्थाली की हमारी विवक्षा होगी कि विकलित अनुकूल व्यापार तदाश्रयत्वेन कौन विवक्षित है? स्थाली विवक्षित है। अतः स्थाली की जो है क्या हो जाएगी? कर्तृ संज्ञा हो जाएगी। है विकलित अनुकूल जो व्यापार है उस व्यापार ज्वलन व्यापार तदाश्रयत्वेन धात्वर्थ व्यापार के आश्रय के रूप में काष्ठ की विवक्षा है, अतः काष्ठानि पचंती में उसकी कर्तृ संज्ञा हो जाएगी। तो क्या अर्थ बन गया इस रीति से? क्रियायाम जननीयायाम स्वातंत्र्येण इत्युक्ते धात्वर्थ व्यापाराश्रयत्वेन विवक्षितः अर्थः कर्ता स्यात्। इस प्रकार का जो है इस सूत्र का अर्थ हम लोगों ने पढ़ा। यहाँ ये ध्यान दीजिएगा व्यापार आश्रयत्व ही कहा गया है। केवल धात्वर्थाश्रयत्व करेंगे तो धात्वर्थ में कौन आता है? फल भी आता है। तो फल कहाँ रहता है जी? ओदन है। तो फलाश्रय जो ओदन है उसकी जो है कर्तृ संज्ञा ना हो, इसके लिए क्या कहा गया है? व्यापार आश्रय कहा गया। नहीं तो केवल धात्वर्थाश्रयत्व कर देते तो धात्वर्थ से जो है क्या हो जाता? फल भी ग्रहित हो जाता। फल का आश्रय जो उदन है उसकी क्या होने लगती? कर्तृ संज्ञा होने लगती है, और उस पक्ष में चैत्र की कर्तृ संज्ञा नहीं हो पाती। मान लो दोनों ले रहे हैं तो उसकी हो जाती है, लेकिन उदन की तो कर्तृ संज्ञा की आपत्ति आती। इसलिए क्या कहा गया? धात्वर्थ व्यापार आश्रयत्वम, ऐसा जो है कहा गया। ठीक है ना? ये सूत्र को हम लोग इतना ही रखते हैं। दूसरा विषय पढ़ाते हैं कि अलग से पढ़ाएं? अलग से करो।